हाय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, गुड इवनिंग। 6 बजे हमारा सेशन है, तो आप ऑन टाइम आ गए हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जो हमारा सेशन चल रहा है वो है यूनाइटेड नेशन के ऊपर। तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो जो है वो सेशन मैंने लिया है। तो ये एक कनेक्टिव पार्ट है कि यूनाइटेड नेशन को लेके पहले हमने बात किया था कि इसको कैसे, मतलब एक स्ट्रक्चरल वे में मैंने आपसे बात किया था कि यूनाइटेड नेशन कैसे बना है, उसके अंदर कितनी एजेंसीज है, कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, कितने प्रोग्राम है। उसके बाद फिर मैंने जो दूसरा सेशन लिया था उसमें मैंने आपसे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर बात की थी। उसके बाद स्पेशलाइज्ड एजेंसी को दूसरे पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। तो उसके अलावा अब जो है वो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के बारे में हमें यहाँ पे बात करना है। तो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम को लेके मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जितने भी प्रोग्राम हैं यूनाइटेड नेशन के, वो ऐसा नहीं है कि अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ यही एक प्रोग्राम है। इसको लेके ये भी है कि बाकी जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जैसे कन्वेंशंस है जो है उसमें भी यूएन जुड़ा हुआ है। तो जो आने वाला सेशन है ना, नेक्स्ट सेशन, इसमें मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करूंगी यूनाइटेड नेशन को इन्वायरमेंट वाले कन्वेंशन से। क्या आप श्योर से मुझे बोल सकते हो कि आपको जितने भी कन्वेंशंस जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, ठीक है, जितने भी एक्ट जो है इंडिया ने बनाया है, किस किस एक्ट में क्या आता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस इसको लेके क्या बात करते हैं, क्या ये आपको सब कुछ क्लियरली पता है? अगर क्लियरली नहीं पता है तो फिर यहीं पे होगा एक प्रॉब्लम। ये है कि यूपीएससी का जो आंसर चॉइस होता है ना, आप लोग मतलब हमेशा ही बोलते हो, सबके साथ ही होता है कि यार दो तो एलिमिनेट कर दिया था, अब जो दो बचा हुआ है वो दो में से हमने बहुत सोचा, उसके बाद ऐसा चूज किया कि वो गलत हो गया। घर पे आके सोचेंगे कि यार इतना सोचा, पहले ही सोच लेते, अगर ये होता तो वही चूज कर लेते। लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी हमारी फंडामेंटल्स में कि हमने उस टॉपिक को अगर क्लैरिटी के साथ पढ़ा होता तो वो चीज आपको यहाँ पे डाउटफुल माइंड में नहीं लेके आता। क्योंकि हमसे अगर कोई नाम पूछेगा तो ऑब्वियसली हम इसमें ऑप्शन तो मांगेंगे नहीं ना, क्योंकि इसमें हम श्योर है ना कि हमारा नाम क्या है। तो यही मैं हमेशा बोलती हूँ, ये रियलिटी को समझिए। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो हमने स्टोरी शुरू की है वो स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। अगर अभी तक आपने ये सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो पहले वाली वीडियोस को भी देखिए, उसके साथ ये कनेक्ट होगा और ये आगे आगे और ज्यादा कनेक्ट होगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन से धीरे धीरे हम अलग 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 टॉपिक में भी जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस है उसको लेके हमने 3 टॉपिक और डिस्कस करने हैं। इसके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज का जो है वो है हमारा यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम, दैट इज संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के ऊपर बात करनी है। तो मेजर जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगी वो है ये जो एसडीजी गोल है। ये एसडीजी गोल के वजह से ही यूनाइटेड नेशन ने यहाँ अपना प्रोग्राम्स एंड जितने भी स्पेशलाइज एजेंसीज है इसको लेके साथ में काम करने का, मतलब पहले से काम करते थे, लेकिन ये जो एसडीजी गोल है जो कि 2030 का टारगेट है, ये इस स्पेशलाइज एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स के थ्रू कुछ हद तक जो है हम अचीव कर सकते हैं। कौन? जितने भी मेंबर स्टेट है, ठीक है, मेंबर स्टेट मतलब कि मेंबर कंट्रीज, वो इस एसडीजी गोल्स में अपने कंट्री में, अपने देश में जितनी भी हमने जो है वो टारगेट लिया है, वो टारगेट को अचीव करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइज एजेंसीज हेल्प करेगी। तो यूएन के थ्रू ही ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब एसडीजी गोल को लेके मैं थोड़ा बता देती हूँ कि पहले जो है एसडीजी गोल से पहले क्या था, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। जिसको नहीं पता है वो आप सुन लीजिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, वो 2015 तक जो था इसकी टारगेट थी। अब इसमें से कितना इंडिया ने जो है वो टारगेट किया है, अचीव किया है, ये सब मतलब थोड़ा और हिस्ट्री में जाके देखना है आपको, आप थोड़ा देख लीजिए। जहां तक मुझे याद है पावर्टी को लेके हमने अचीव किया था, ठीक है, हंगर को लेके हमने अचीव किया था। तो इस तरीके से क्या क्या उस समय टारगेट था और कितना हमने अचीव किया, ये भी थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। अब 2015 से जो कि ये बहुत अभी भी टारगेट जो है वो चल रहा था, ये कंप्लीटली हमने हर एक कंट्रीज में देखा था कि यूएन ने देखा कि ये ठीक से जो है वो और भी काम करने की इसमें जरूरत है। तो फिर इन्होंने क्या किया, एसडीजी गोल बना दिया, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसका टारगेट दिया अगेन और 15 साल 2030 तक। तो इसमें टारगेट किया गया 17 गोल को लेके, ठीक है।
और इसमें 167 जो टारगेट भी है, तो वो नहीं है, गोल जो है वो याद रख लीजिए। गोल क्या क्या है? नो पॉवर्टी, नो हंगर, नो गुड हेल्थ, ठीक है। तो ये क्या है कि जब मैंने सोशल जस्टिस की क्लास ली थी तो नो पॉवर्टी, नो हंगर, नो गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशन, इसको लेके मैंने इसी सीक्वेंस में आपसे क्लास ली है, तो ये ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। इसके अलावा वी सर ने ऑलरेडी जो है वो अपने करंट अफेयर सेशन में बताते रहते हैं कि एसडीजी गोल को कैसे याद रखना है, आप वो वाली चीज भी देख सकते हो, या फिर अपने तरीके से कुछ यहाँ आप सोच के देख सकते हो कि ये गोल को आपको कैसे याद रखना। अगर आपको कुछ पता है ट्रिक तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी आप थोड़ा हेल्प कर पाओ। कभी कभी ना हम थोड़ा सेल्फिश भी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार इतने मेहनत से हमने किया है तो फिर हम सबको बता देंगे, है ना, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ। तो ऐसा नहीं है, आप एक सिविल सर्वेंट हो, ठीक है, और बनने वाले हो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो ना सोचो, थोड़ा अच्छी बातें भी हम सीख लेंगे और किसी को हेल्प कर देंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा। लेकिन हाँ, इसको लेके मैं और एक चीज़ बोलती हूँ कि कुछ कुछ बच्चों को ये भी लगता होगा ना कि उन्होंने जो है वो ऐप में जो है वो ये कोर्स ज्वाइन किया है, और ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद जब ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब में डाल रहे हो तो उनको लगता होगा कि फिर हमने कोर्स ही क्यों लिया है। तो देखो, ऐसा मुझे लगा कि किसी किसी का मन में होगा, ठीक है। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो इसका मतलब मैंने आपका माइंड पढ़ लिया है। तो इसका ये मतलब है कि जितने भी कोर्स है ना वो तो आपको वहाँ पे जो है वो कंप्लीट करा दिया। अब ये जो बाकी के कोर्स खत्म होने के बाद में जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट सेशंस हो सकते हैं, अब मैं इसको क्लास करते जाती तो क्या होता है कि ये क्लास में तो नहीं आता, बोर हो जाते हैं, आपको लगता है यार यूपीएससी में कितना टॉपिक है, खत्म ही नहीं हो रहा है। कोर्स को लेके तो वो पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो अलग से टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने के बाद भी जो है हमारा डाउट होता है, कभी जो आप लोगों ने मैसेज भी किया था कि जो है रिवर्स के ऊपर आप मैम ले लीजिएगा कोई ट्रिक के साथ में, ठीक है, या फिर ऐसे टॉपिक जो मैं बैठे बैठे सोचती हूँ कि यार ये तो मुझे भी परेशान कर रहा था, तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके लिए ही मैं ये सारी चीजें जो है वो यूट्यूब में लेके आ रही हूँ, क्योंकि क्या है कि बहुत बच्चों को तो ऐप के बारे में पता भी नहीं था ना पहली बार, तो फिर उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरह का सेशन भी चल रहा है एसएलवी में, है ना। तो ये एक तरह से मतलब उनका अगर उन्होंने नहीं लिया है तो कोई नहीं, वो गलती में उनका क्यों एक प्रीलिम्स जो है वो नुकसान करवाए। तो जितना हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक के साथ में जो करंट अफेयर्स में भी है वो टॉपिक के साथ में मैं यहाँ पे यूट्यूब में आती हूँ, तो डोंट माइंड, आपको जो मिलना था वो मिला हुआ है, आगे भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको लेके आप बहुत क्रिटिकल मत हो जाइए, और ये सारी चीजें जो है वो पीपीटी आपको जो है गाइड सेक्शन में भी मिल जाएगा, राइट। चलो, तो मैं ये बता रही थी कि ये जो है गोल को लेके ही पर्टिकुलरली यहाँ पे ये जो प्रोग्राम जो है यूएन ने चलाया है। मेजर आपका कौन कौन से प्रोग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये जो प्रोग्राम है ये 6 प्रोग्राम आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूएन का जो पहला प्रोग्राम है वो है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ को लेके देखेंगे। उसके बाद है यूएनडीपी, ठीक है, उसके बाद इसको दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, फिर चौथा है यहाँ पे यूएन हैबिटेट, और इसको लेके अच्छे से हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। फिर पांचवा है यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और छठा है यहाँ पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो ये 6 जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा भी यहाँ पे है क्या कि यूएन का बहुत ज्यादा प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है, तो मैंने बोला ना आगे वाला सेशन को तो मिस ही नहीं कर सकते, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन है वो यहाँ पे दिखेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला जो यूएन का प्रोग्राम है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के ऊपर। तो अब क्या है कि ये क्यों बनाया गया, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा कि वर्ल्ड वॉर 2 भी होगा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अब जितने भी जो बच गए थे, मेजॉरिटी जो सोल्जर्स या जो भी मेन जो लड़ाई में गए थे और घर पे रह गए थे, बच गए थे वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और इनके ऊपर ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो ये जो यूनिसेफ जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, ये क्या काम करता है, ये टारगेट करता है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को, किसके लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए। अब वो डेवलपमेंट कैसे होगा,
चाहे वो बात कर लो आप एजुकेशन, शिक्षा का, ठीक है, इनको लेके, या फिर न्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, राइट। तो आप ना माइंड में रखना कि एक तो डेवलप कंट्रीज यहाँ पे, और एक है डेवलपिंग कंट्रीज, और एक है लीस्ट डेवलप कंट्रीज जैसे कि अफ्रीकन नेशन। तो ये सारी चीजों पे यहाँ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, एजुकेशन, न्यूट्रिशन। नहीं तो क्या होगा कि एक जो सेक्शन है वो पीछे रह जाएगा, जो महिलाएं हैं वो पीछे रह जाएंगी, और बच्चों का क्या है कि बच्चे तो भाई बोलते हैं कि देश का भविष्य है, क्योंकि ये जो आज जो बच्चे हैं ये कल को बनेंगे यूथ, ठीक है। अब यूथ बन गए तो ये बनेंगे फिर ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि ये सामाजिक तरीके से, इकोनॉमिक, आर्थिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से देश का जो है वो भविष्य बन सकते हैं। अगर वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं तो वो समाज में भी अच्छे तरीके से रहेंगे, ये नहीं कि बाद में जो तलवार उठा लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या है कि अच्छे से कमाएंगे, जीडीपी ग्रोथ होगी तो उनका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। पॉलिटिकली राइट टू वोट, किसे अपना नेता चुनना है ना, ये सारी चीजें जो है वो हो सकता है वो पॉलिटिकली जो एजुकेटेड सेक्शन कल को इलेक्शन में खड़े हो जाए, एक ट्रेंड आ सकता है। तो ये सारी चीजों को लेके कल को जो ये बच्चा है आज के टाइम पे अगर उसको ध्यान दिया जाए तो ये ह्यूमन कैपिटल बन सकता है, और इसी से एक देश जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसके ऊपर बात करना, राइट। उसको न्यूट्रिशन को लेके बात करना ये बहुत ज़रूरी था। और ये यूनिसेफ हेल्थ को लेके भी बात करता है, हेल्थ हो गया, डिजीज हो गया या कुछ भी, और उसके बाद सैनिटेशन, जैसे कि एक स्वच्छ जो एक इन्वायरमेंट मिले वो बच्चे और वुमेन्स को, ताकि उनका जो हेल्थ वगैरह जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ये भी कम होता जाए। तो माइंड में रखिएगा ये डेवलप कंट्रीज में तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन ये डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज में यूनिसेफ ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा और स्ट्रक्चरली हम इसको देख लेते हैं। तो जब भी आप देखोगे ना तो ये स्ट्रक्चर वाइज 192 इसमें जो है कंट्रीज प्रेजेंट है आज के टाइम पे, ठीक है। 192 कंट्रीज प्रेजेंट है, और ये किसको टारगेट करता है, वुमेन एंड चाइल्ड को लेके टारगेट करता है, राइट। उसके बाद ये क्या क्या है कि इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। अब ये काम कैसे करता है, स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको जितने भी यूएन के बारे में बताया, मैंने बताया कि कहाँ पे भी प्रेसिडेंट होता है, कहाँ पे डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, कहाँ कौन से ऑर्गन्स में आप इसको एक क्या बोलते हैं, एक बोर्ड मेंबर बोलते हो, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बोलते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। फंसोगे यहाँ पे अगर यूपीएससी दे दिया तो ध्यान से सुनना कि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो कौन से ऑर्गन का प्रेसिडेंट है, तो क्या होता है ना, हमें लगता है हमें आता है, बस ये चीज को लेके हमारा दिमाग को हम बुद्धू बना देते हैं, दिमाग भी उस पर ध्यान नहीं देता और फिर एग्जाम में आके लगता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज पे थोड़ा ध्यान देके अपने आप को पहले एकदम से हथियार डाल दो कि नहीं आता मुझे, जाओ, जो भी आता था उसको भी मैं थोड़ा और अच्छे से सुन लूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर को लेके जरा सुनिएगा कि यूनिसेफ की जो स्ट्रक्चर है इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसमें आती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 36 मेंबर होते हैं, और ये चुना जाता है 3 साल के लिए, ये बोर्ड मेंबर, राइट। और इसको कौन चुनता है, इसको यूनेस्को, ये जो यूएन का एक हमने ऑर्गन के बारे में बताया था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो जितनी भी यूएन के प्रोग्राम्स है इसको हेड करता है ये यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो मैंने जो 6 ऑर्गन बताया था ना उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो एक ऑर्गन है वो ये सारे प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइज एजेंसी का लीडर है, ये इनको लेके ये सारे प्रोग्राम देखता है। आप देखो कि यूएन के अंदर में कोई तो ऐसा होगा जिसके अंदर जिम्मेदारी होगी कि ये सब प्रोग्राम कैसे चल रहा है देखने के लिए, तो ये जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये चुनता है इसको। अच्छा, इसको लेके ना रीजनल ऑफिस भी है, जैसे सारे के सारे रीजनल ऑफिस आप देखोगे आपको पनामा में दिखेंगे, तो मैं लिख देती हूँ रीजनल ऑफिस, क्योंकि अगर इंडिया में अगर आप खुद सोचो कि अगर काम करना है तो ये रीजनल ऑफिस इसका कहाँ होगा, तो इसका रीजनल ऑफिस पनामा में मिलेगा, स्विट्जरलैंड में है, थाईलैंड में है,
कीनिया में है, जॉर्डन, नेपाल और सेनेगल। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना, अगर रिसेंटली कुछ जुड़ा है तो वो भी देख लेना। ठीक है, अब क्या है इसमें ना 36 नेशनल कमिटी अगर आपको देखने को मिलेगा। अब ये लोग काम कैसे करते हैं इसमें जरा अच्छा समझना। इसमें ना एक नेशनल कमिटीज के थ्रू ये काम करता है। अब ये नेशनल कमिटीज क्या हुआ, ये नेशनल कमिटीज अगर आप देखोगे ये ना कोऑर्डिनेट करेगा ये सारे के सारे जिसके जो भी देश में यूनिसेफ काम करेगा। और ये कमिटी क्या करता है, जाके एनजीओ की हेल्प लेता है, राइट, और उसके बाद सिविल सोसाइटी का हेल्प लेता है ताकि साथ में बहुत ग्राउंड लेवल में जुड़ पाए चिल्ड्रंस के साथ में, बच्चों के साथ में और औरतों के साथ में। देखो इसमें भी पार्शियलिटी है, मैन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बना हुआ है। अगर अभी भी आप मेजोरिटी देखोगे ना तो ये नेग्लेक्टेड ही सेक्शन देखते हैं, दिखा जाता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो नेग्लेक्टेड और वनरेबल ग्रुप्स के साथ में काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो 36 नेशनल कमिटीज के साथ में मिलके ये काम करते हैं। और स्कोप क्या है इनका, किस किस एरिया में काम करते हैं, एरिया ऑफ वर्क, तो कौन कौन से एरिया में होगा। अभी आप सोचो कि यूनिसेफ के जब आप देखते हो तो एक बच्चा जो है वो खाता हुआ बैठा हुआ गरीबी में, ऐसे ही वो लोग प्रमोशन दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर, पोषण के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा प्रोटेक्शन के ऊपर कि भाई एक बच्चा जो है वो गायब ना हो, एक बच्चा जो है वो हेल्दी लाइफ जिए, तो उनका जो प्रोटेक्शन, एक राइट टू प्रोटेक्शन, आप देखोगे ह्यूमन राइट में भी है, यूएन का जो ह्यूमन राइट है उस पर भी एक चाइल्ड के ऊपर एक राइट है, तो इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया था जैसे डिजीज फ्री, इसमें इन्होंने क्या किया था, पोलियो को लेके पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलाया था ताकि बच्चों को लेके, क्योंकि पोलियो देखिए बच्चों में होता है और जब बच्चों में होता है तो वो फिर बड़े होके क्या कैसे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है वो इसमें यूनिसेफ ने टारगेट करके ये इरेडिकेट किया है, इसको कम करवाया है। ठीक है, उसके बाद और एड्स को लेके, अब देखो कि एड्स बच्चों पे कैसे आ सकता है, माँ से आ सकता है। अगर माँ को सही से ज्ञान नहीं दिया गया, कुछ भी यहाँ पे उनको बताया नहीं गया है, तो ये माँ से बच्चे के अंदर आ सकता है और ये बच्चा बाई बाई बर्थ एड्स इनके अंदर आ सकती है। तो आपको माँ को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है। ठीक है, तो ये सारे एरिया के ऊपर यूनिसेफ काम करता है। उसके अलावा जो जो भी मैंडेट इसमें दिखता है कि मैंडेट क्या है कि भाई हर एक बच्चे का ना एक राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसको ना उंगा बताता है, उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये बोलता है कि हर एक बच्चे का ना राइट है और उसको राइट को प्रोटेक्ट करा जाए। अब क्या राइट है, राइट टू लाइफ है, ठीक है, सही से लाइफ मिले, राइट टू हेल्थ है, राइट टू गुड लाइफ है, लाइफ गुड लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया, राइट टू गुड फूड है, ये सारी चीज, और वर्क भी है। राइट टू वर्क मतलब कि राइट टू एजुकेशन एंड वर्क, ऐसे आप बोलोगे। वर्क मतलब कि बाद में 18 साल के, अब 14 साल तक तो एक बच्चे को जो है वो काम करा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद 14 साल के बाद भी एक बच्चा जो है छोटा मोटा जो है वो अपनी नीड को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए वो काम कर सकता है। इसको लेके हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी ये बोला है कि हैजार्डियस वर्क केवल नहीं कर सकता, लेकिन अगर अपने फैमिली बिजनेस में है, कुछ है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, तो ये सब चीज जो है एक्सेप्शनल पार्ट एक बच्चा करता है। अब ये सब चीज ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जब प्रैक्टिकल देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, कोई मूवी देखते हो, तो उसमें एक बच्चा एक्ट करता है। आप सोच के देखो, हर चीज में ना अगर आप यूपीएससी निकालने के बारे में सोचो तो आपको हमेशा कनेक्ट करना या लिंक करना आना चाहिए। अब वहां पे जब आप क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ की जो एक्सपीरियंस होती है हम उसमें जब अप्लाई करते हैं तब वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, हमें इसमें आइडिया हो जाता है। तो ऐसे भी थोड़ा, ऐसा नहीं है कि सब बुक बुक छोड़ दिया, मूवी देख लिया, सीरियल देख लिया तो दिमाग चल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक राइट को लेके उंगा भी बात करता है, जो उंगा ने बताया है कि ये राइट होना चाहिए, यूनिसेफ इसको पूरा करके देखता है। उसके बाद अब ये राइट को लेके अगर बात हुई है तो और थोड़ा बता देती हूँ, कहाँ पे लिखा था मैंने इसको। ठीक है, तो उसके बाद ये जो राइट है बेसिक नीड्स का है, जो मैंने आपको बताया कि राइट को प्रोटेक्ट करो, उंगा ने बताया चिल्ड्रंस राइट को प्रोटेक्ट करो। दूसरा उंगा का ये था कि इसकी जो बेसिक नीड है, अब बेसिक नीड क्या है बच्चों का, कि अच्छा खाना, अच्छे हेल्दी रहना, अच्छी जगह पे पलना, है ना,
और इसके लिए अपॉर्चुनिटी बनाओ कि ये बाद में जाके एक ह्यूमन कैपिटल बन सके। तो ये है राइट्स इसका उनका ने डिक्लेयर किया है और ये यूनिसेफ जो है इसके साथ इसके लिए काम करता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज चाइल्ड अगर होगा तो वो कैसे होगा, या तो उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा पॉवर्टी नहीं, मतलब पॉवर्टी या फिर गरीबी में ही रहेगा, अच्छी हेल्थ नहीं होगी। तो ये सब चीज जो वनरेबल ग्रुप्स जिसमें चाइल्ड और वुमेन भी आते हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस चाइल्ड पे होता है, बच्चों पे होता है। ये सारी चीजों को लेके यूनिसेफ हर एक मेंबर कंट्री के उसमें काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एसडीजी के कौन से गोल को अगर आप देखोगे तो एसडीजी के हर एक गोल जिसमें कि नो पॉवर्टी होता है, हर एक गोल में आप देखोगे कि बच्चों के लिए अलग से ये नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये सेक्शन जो है इसमें आ सकते हैं, नो पॉवर्टी, नो हंगर, नो एजुकेशन जो है, जैसे कि उसको गुड एजुकेशन देना है, गुड हेल्थ देना है, ये सब में आप इसको जोड़ के देख सकते हो। तो मेंस में क्या है, आप इसको टॉपिक को लेके एसडीजी गोल नंबर 1, 2, 3, 4 ये दोनों जो है यूनिसेफ के लिए काम जो है यूनिसेफ इसके लिए ज्यादा काम कर रहा है। आप ऐसे अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छा, देखो सबको ना दिमाग में नहीं आता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके वो बहुत कम एग्जांपल्स देते हैं मेंस में, और अगर आपका दिमाग यहाँ पे इस तरह से पढ़ के गया तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब उसके बाद सबसे मेन बात कि भाई अगर इतनी ज्यादा काम करनी है तो फंडिंग भी तो होनी चाहिए ना। और फंडिंग जो मैंने आपको बताया था दो तरीके से, एक है वॉलेंटरी कि जिसको जितना मर्जी वो उसमें फंड दे देगा, और दूसरा है जो एक्सेस, ठीक है। तो ये है ना वॉलेंट्री ही इसमें दिखता है। जैसे नेशनल कमेटी जो मैंने आपको बताया था 36 कमेटी, ये हर एक कंट्री से, हर एक एनजीओ से, जितने भी एनजीओज ने बताया है कि वो काम कर सकते हैं यूएन के साथ मिलके, इनके साथ मिलके ये ना फंड इकट्ठा करती है। तो नेशनल कमिटीज ये रेस करता है, ठीक है, रेस करता है फंड इसके लिए। और कहाँ से करता है, एनजीओ से भी एनजीओ भी हेल्प करेगा, प्राइवेट सेक्टर जो है ये इसमें हेल्प करता है। तो ऐसे करके वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ही लिया जाता है। एक्सेस मतलब कि एक कोटा होगा जो आपको जितने भी मेंबर्स कंट्री है वो उसको देना ही पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जब स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना, ये सब आपके दिमाग में अगर अभी आपको आता है ना तो आपका ध्यान इसमें जाएगा, एक्सेस क्या होता है, वॉलेंट्री क्या होता है। तो जब पता ही नहीं है तो फिर सेंटेंस में अगर कुछ दे दिए तो फिर हम उसको तुक्का लगाने लगते हैं। तो जान के उसको आप कंप्लीट करो, राइट। तो ये हो गया। उसके अलावा कौन कौन से चीज और आप देखते हो कि इसमें कंट्रीब्यूशन दिखता है, तो दिखता है कि मीडिया, तो मीडिया क्या करता है, ये सारी चीजों को दिखाता है कि यूनिसेफ कैसे काम करता है। नेशनल लेवल की मीडिया, लोकल लेवल की मीडिया, ठीक है, या फिर नेशनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सब इसके यूनिसेफ के साथ में मिलके वो कंट्री का जो लोकल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, ये काम करता है, राइट। अब ये जो इम्पोर्टेंट है यूनिसेफ का, ये देख लो कि यूनिसेफ की ना कोई एक कोर वैल्यू जो यूपीएससी भी पूछ सकता है, कोर वैल्यू क्या है, कि ये किस लिए, किसकी वजह से ये ऐसा काम करता है। तो कोर वैल्यू में अगर आप देखोगे, एक तो केयर है कि किसी के केयर करना, चाइल्ड का केयर करना, ताकि जन्म से पहले से लेके जन्म तक में और उसके बाद भी, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे नियोनैटल, नैटल, प्रीनैटल, नैटल, नियोनैटल, ठीक है। इसको लेके आप केयरिंग को लेके ये कोर वैल्यू यूनिसेफ बताता है, राइट। केयरिंग हो गया, रेस्पेक्ट हो गया कि हर एक बच्चे की अपनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक वुमेन्स की अपनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, अखंडता, ठीक है। ट्रस्ट, कि ये ट्रस्ट होना चाहिए, और अपने ऊपर भी, और अकाउंटेबिलिटी, ये लिखा हुआ है कि किसके लिए काम कर रहे हो, किसके लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, लोगों के साथ अकाउंटेबल हो। तो ये केयर, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अब ये सारी चीज तो भाई मेंस में आपको मार्क्स ऐसे दिला देगा, क्योंकि पॉइंट्स, स्पीड, राइटिंग करो, कैसे होगा स्पीड अगर दिमाग में पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, इंटरनेशनल से ले लो, नेशनल से ले लो, कमीशन रिपोर्ट ले लो, बजट का ले लो, इकोनॉमिक सर्वे का ले लो, उसके अलावा अपने जो बुक से पढ़ा है उसको ले लो, करंट अफेयर्स में से कोई भी जजमेंट ले लो, ठीक है। ये सारी चीज, अलग अलग चीजें दिखेगी। अब देखो 20 क्वेश्चन लिखना है, उसमें कितना ही आप उसमें जजमेंट डाल दोगे, कितना याद रहने वाला है, कितना आप इसमें स्कीम्स डाल दोगे, कितने आप पॉलिसीज का नाम लिख दोगे, उसमें नहीं आएगा दिमाग में। लेकिन कुछ कुछ आप ऐसे टॉपिक को अपने बना के चलोगे तो ये दिमाग में आएगा, आंसर राइटिंग करते हुए बहुत अच्छा दिखेगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये इसकी कोर वैल्यू आप देख सकते हो।
यूनिसेफ के साथ में अगर हमने इतना बात किया है तो इंडिया एंड यूनिसेफ के साथ भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि इंडिया एंड यूनिसेफ, कि यूनिसेफ ने इंडिया में कैसे कैसे प्रोग्राम चलाए और इंडिया को उससे क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो इंडिया का देखेंगे आप 1949 में इन्होंने जो है वो इसको ज्वाइन कर लिया था, पार्टनरशिप कर लिया था इंडिया ने, ठीक है, यूनिसेफ के साथ में। और इसके अलावा इनका जो फर्स्ट ऑफिस हमने बनाया था, ठीक है, वो बनाया था 1952 में दिल्ली में, राइट। अच्छा, नोडल एजेंसीज आप बोलोगे इंडिया की तरफ से कौन इसको कॉपरेट करता है यूनिसेफ में, तो वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कनेक्शन बनता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोडल एजेंसी हो गया। नोडल एजेंसी के बाद में आपको क्या करना है कि करंटली जो हमारे कितने स्टेट है भाई, 28 स्टेट है, तो इसमें 17 स्टेट ने यूनिसेफ के साथ में काम करके जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, कोई भी चीजें जो यूनिसेफ प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को, तो ये लोकल मार्केट का यूज करते हैं, जैसे कि अपने वहां से लेके नहीं आते, अपने जो देश का जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहां की लोकल मार्केट से ये चीजें लेके उन तक प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो है इकोनॉमिकली भी हेल्प कर सके। तो अगर स्टेटमेंट में कहीं दिखेगा इस तरह का स्टेटमेंट तो जरा उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सारी तभी हम बोलते हैं ना, मेंस के एंगल से जब आप कुछ चीज पढ़ोगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिल जाता है, क्योंकि अंदर से इसके बारे में हर एक टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लोकल मार्केट का यूज करते हैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चाहे वो खाना हो चाहे वो मतलब कोई भी चीज हो, लेते हैं। और इनका जो प्रायोरिटी है वो है 0 से 5 साल, क्योंकि देखो 0 से 5 साल के बच्चों के अंदर अगर हमने यहाँ पे पोषण पे, हेल्थ पे काम कर लिया तो फिर बाद में जाके उनकी एजुकेशन को लेके भी हम काम कर सकते हैं। और ये मेजर यहाँ पे करता है स्लम एरिया में, स्लम या थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया बता दो, वैसे जगह पे ये ज्यादा काम करता है देश में, ठीक है। अच्छा, यूनिसेफ का जो प्लान है वो क्या है इंडिया को लेके, तो यूनिसेफ का जो है स्ट्रैटेजी प्लान या फिर स्ट्रैटेजी बोल लो, वो क्या है कि हर एक बच्चे जो भी इसके बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको सर्विस देना, राइट। उसके बाद एक चाइल्ड को समझाना या पढ़ाना, जैसे लर्निंग, ठीक है, लर्निंग विद द चाइल्ड। उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम वायलेंस, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज्यादा वायलेंस होता है, आपको पता है। एज पर द एनसीआरपी रिपोर्ट, नेशनल रिपोर्ट ऑन ब्यूरो ऑफ क्राइम, यहाँ पे देखोगे एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम फॉर रिपोर्ट, 90% जब भी एक बच्चों के ऊपर, मतलब जो भी रिपोर्ट है वो ऐसा बोलता है कि 90% जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो वायलेंस होता है वो उसकी जो करीबी लोग हैं वो ही करते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है उनके साथ ज्यादा घुलता मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक बाल अवस्था में जो है उनको ऐसे शोषण जो है वो उनके ऊपर होती है, और बहुत कम जो है वो रिकॉर्ड में आता है, मतलब कि कंप्लेंट में आता है। तो इनका भी यही कि प्रोटेक्ट फ्रॉम वायलेंस करे। उसके अलावा जो इनको है ना, सेव एंड क्लीन एनवायरनमेंट दे। तो जब भी आपको ऐसे कोई वर्ड्स आपको दिख जाता है जैसे कि सही से उनको प्रोटेक्ट करना, केयर करना, वो सारे के सारे यहाँ आंसर में आ जाएगा। और उसके बाद इक्विटेबल चांस देना, मतलब कि हर तरफ एक इक्वालिटी की बात करना, कि हर एक बच्चा एक समान, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, या फिर गरीबी में भी होता है ना कि किसी किसी को मतलब ऐसे कास्ट का, रिलीजन का, ये सब बंधन ना हो, ऐसे करके यूनिसेफ इसके स्ट्रैटेजी पे इंडिया के साथ में काम करता है। अभी यूनिसेफ का ये है कि 2030 का जो हमारा टारगेट है एसडीजी का, वो इंडिया अचीव कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, वो कैसे मेथड को यूज कर रहा है, मेथडोलॉजी जिसको आप बोलोगे कि यूनिसेफ कौन कौन सा मेथड अपनाएगा, कैसे कैसे काम करेगा ग्राउंड लेवल में, फिर कौन से चीज उनको देंगे तो अच्छी प्रैक्टिसेस उनके अंदर में आएगी, और कैसे ये प्रोसेस के साथ में काम करना है। ये 3 चीज है। मेथड यूज करो, मेथड की मतलब कैसे आप इसको एजुकेशन करवाओगे, कैसे आप इसके हेल्थ को लेके काम करोगे, कितनी अच्छी आदतें आप इनके अंदर डलवा सकते हो, और कौन से वो प्रोसेस चलता जाए। तो ऐसे करके
आप देखोगे कि ये जो है यूनिसेफ इंडिया को मतलब एसडीजी गोल प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब थोड़ा इसके अंदर जाके देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो ये मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। 192 कंट्रीज में है। फाउंडेशन जो है वो 1946 में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोल के इसको पहले बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बाई यूएन रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प चिल्ड्रन। ये मैंने आपको बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड और यूएन चाइल्ड कन्वेंशन जिसको बोला जाता है यूनिसेफ, ठीक है। यूएन चाइल्ड कन्वेंशन ये ऐसा कर दिया था कि यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चिल्ड्रन 1989 में इसको लेके राइट के ऊपर मैंने बताया ना कि काम करता है, ठीक है। राइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडिंग कहाँ से होती है? पूरी की पूरी वॉलेंट्री होती है। यूनिसेफ रीसेंट इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, कि जहां पे भी अगर क्लाइमेट चेंज को लेके अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां पे बच्चे जो है वो अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया। अभी आप ना वॉर भी ले लो, अब देखो कि यूक्रेन में चल रहा था वॉर, ठीक है। उसके बाद अभी इजराइल और हमास का जो है लड़ाई चल रहा था। यार बच्चे हैं, हर तरफ बच्चे रोते हुए दिखेंगे। यूनिसेफ वहाँ पे काम करता है इनको। और फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एसेटिव टेक्नोलॉजी, ये इसको बोलते हैं ग्रेट, और ये यूनिसेफ ही रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करनी चाहिए, राइट। तो उसके अलावा जो चीज मैं यहाँ पे और या हिंदी में ये मैंने आपको लिखा दिया। उसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव ये है कि 2012 में यूनिसेफ ने यहाँ सेव द चिल्ड्रन एंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट डेवलप चिल्ड्रंस राइट के ऊपर इन्होंने काम किया है। और कोविड के समय भी काफी मतलब चिल्ड्रंस को लेके इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया है, राइट। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ये सारे है, अलग से प्रिपेयर कर लीजिए। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस, डिजिटल एज, तो इसको कैसे करना है ना, चिल्ड्रंस राइट जहां जहां बनता है वो यूनिसेफ आता है, राइट। रेगुलर रिसोर्स रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट, कोविड जनरेशन रिपोर्ट, राइट। सस्टेनेबल इंडेक्स एंड फ्लरिशिंग इंडेक्स, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब इसको देख लेना, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन रिपोर्ट। इसमें ना आप एफएओए के ऊपर भी फंस सकते हो। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सक्लूसिवली यूनिसेफ को लेके आप याद रख सकते हैं, इसके ऊपर ट्रिक बनाओ। उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं यूएन के डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके। तो जैसे नेक्स्ट है हमारा यूएनडीपी। अब यूएनडीपी को लेके ऐसा है कि यूएनडीपी को लेके कभी भी आपको दिखता है कि ये किस लिए बना हुआ है, डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है। तो डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब कि सब तरीके से डेवलप, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था आर्थिक, ठीक है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सब चीज बता दो इसमें। तो कोई भी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप डेवलप नहीं हो तो आप मतलब अंडर डेवलप्ड हो, ठीक है। तो यूएनडीपी क्या है? ये ना एक यूएनडीपी दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है कि डेवलपमेंट को लेके बात करता है। अब इसका क्या है कि फॉर्मेशन कब हुआ था ये देख लीजिए। फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को, ठीक है, इसका गठन हुआ था। अब ये क्या है? ये टाइप ऑफ प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चलाता है और इससे क्या होता है कि पता चलता है, आगे आगे मैं बताऊंगी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब पढ़ने के समय न्यूयॉर्क पढ़ लोगे, याद कैसे रहे? अगर भूल गए तो याद रख लीजिएगा कहाँ कहाँ न्यूयॉर्क का है, कहाँ कहाँ अलग है। ये सभी चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। अब ये करता क्या है? व्हाट दे डू, मैं यूएनडीपी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये ना ग्लोबल मतलब कि विश्व में कैसे हम डेवलपमेंट करवा सकते हैं, इसका ये जो फंडा है ग्लोबल डेवलपमेंट का, ये बाय यूएन चाहता है कि सारे देश को जो है वो डेवलपमेंट होते रहे। तो ये ग्लोबल डेवलपमेंट फंडा लेके चलता है, ठीक है। कैसे करेंगे? अब डेवलप करने का क्या मतलब? पहले मैंने आपको बताया कि कैसे डेवलप हो सकता है, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से, ठीक है। और इसको लेके ये करता क्या है, कैसे करता है? टेक्निकल असिस्टेंट देता है कि अगर आगे आगे आप देखो कि कौन कौन से प्रोग्राम में इंडिया भी मतलब इसमें आपको तब पता चलेगा अच्छा ये यूएनडीपी का प्रोग्राम था। तो कैसे करेगा? टेक्निकल असिस्टेंट देगा, बताएगा कि कैसे किस तरीके से आपको इसको करना चाहिए। हर एक देश को ये प्रोवाइड करता है ये सारी सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाएगा, किसी को
मतलब वहाँ पे बताएगा कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप, मतलब ये जो है ना मीडिएटर का काम भी कर सकता है कि इन्वेस्टमेंट को लेके, चाहे तो खुद इन्वेस्ट कर लेगा, किसी को इन्वेस्टर्स को मतलब यहाँ पे अरेंज करवा सकता है। कॉर्पोरेशन की बाकी सारी कंट्रीज के साथ में मिलके ये बोलेगा कि आप ज़्यादा फंड दीजिए ताकि हम जो है बाकी कंट्रीज में जो है वो डेवलपमेंट कर सके। कनेक्ट करता है बाकी कंट्री, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज। अब आपको दिखता होगा कि बड़े बड़े जो विकसित देश है वो बाकी कंट्री में जाके इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर पता नहीं चलता, तो वो इन्वेस्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। और ये जो यूएनडीपी है ये इनके फंड लेके, मतलब मेजॉरिटी जो यूएन में कंट्रीब्यूशन आता है उनसे ये अफ्रीकन नेशंस, देन बाकी जो जगह है जैसे वॉर वगैरह जहाँ पे हो गया है, अर्थक्वेक आया हुआ है, वो सारी जगह पे ये डेवलप की जो है वो काम लेके आगे बढ़ेंगे, राइट। और कैसे रिसोर्सेस कलेक्ट करने हैं, कैसे आप डेवलपमेंट करा सकते हो। अब रिसोर्सेस में क्या आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, अच्छी जो एक ह्यूमन कैपिटल बनाने की जो जो चीजें वो सब आ जाएगी, ठीक है। अब फंडिंग क्या होता है कि, और यस सपोर्ट भी देता है ये कि अगर कोई प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ है तो टेक्निकल सपोर्ट या फिर कोई भी सपोर्ट यूएनडीपी से जो है हर एक कंट्री को मिलती है। फंडिंग, इसका भी जो फंडिंग है ना वो वॉलेंट्री ही है, ठीक है, वॉलेंट्री ही आएगा, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से ही आता है। वॉलेंट्री मतलब कोई भी यहाँ पे अपने मर्जी से कंट्रीब्यूट कर सकता है यूएनडीपी का एज ए यूएन मेंबर, ठीक है। अब 177 इसमें कंट्रीज आपको दिखेगी जो मेंबर्स है, जो लोकल लेवल में और नेशनल लेवल में मिलके ये काम अपने करते हैं। इसका मकसद क्या है, मेजर मकसद है एसडीजी गोल को, देखो डेवलपमेंट होगा तभी तो ना एसडीजी गोल जो है वो कंप्लीट होगा हमारा, ये एसडीजी गोल को अचीव करना इसका मेजर मकसद है, ठीक है। अब आते हैं इसके रिपोर्ट पे, क्योंकि ये जो ज्यादा यूएनडीपी को ना लोग जानते हैं वो उसके रिपोर्ट से जानते हैं। कौन सा रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये क्या होता है, ये एनुअली इसको बनाता है, एनुअली बताता है, ठीक है। और एक रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990 ये पब्लिश करता है, और इसमें क्या है कि दिखाता है कि कितने कंट्रीज की जो है डेवलपमेंट आपको पे दिखेगी, मेजर रैंक आपको दिखेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है। अब ये रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होता है इसमें यूएनडीपी कंसीडर क्या करता है, इसको हम बोलेंगे डायमेंशन। तो ना आप क्वेश्चन में जाके देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें एक तो आपको बोलेंगे इंडेक्स और एक आप बोलेंगे डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन मतलब कि किस एरिया से लिया हुआ है, राइट, किस एरिया से, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये कैसे कंसिडर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को कि एक जन्म से कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखता है। अब देखो कि डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वो देश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा जो है वो मौत नहीं होगा, उसको बचाया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखेगा। फिर उसके बाद कितना जो है वो स्कूलिंग में जाता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग एवरेज अगर आप देखोगे तो एक बच्चा एक कंट्री का मतलब कितने साल तक वो पढ़ता है, या फिर 8 तक पढ़ता है, 10 तक पढ़ता है, 12 तक पढ़ता है, ये देखते हैं वो, तो उससे पता चलेगा उसका कितना आगे और डेवलप होने वाला है। पर कैपिटा इनकम कि हर एक इंडिविजुअल का, पर कैपिटा इनकम मतलब कि इंडिविजुअल का अगर आप देखोगे कितना उसको पैसे मिले, कितने उसने मतलब उसका पैसे गए और कितना वो इन्वेस्ट किया और कितने उसके पास बचे, तो इससे भी ये तीनों चीजों को देखते ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है। अब अगर आप देखोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अभी का मार्च 14 का ये न्यूज था कि ये 2021 में जो है ना नीचे गिर गया था इंडिया का, राइट। उसके बाद अभी जो है वो इंक्रीज हुआ है 0.644, ये 2022 में इंक्रीज हुआ है, और अभी जो है वो इंडिया जो है 134 प्लेस में है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ठीक है। तो कम से कम हम थोड़ा जो डेवलप होके आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो 2022 है इसका पहले का 3 साल थोड़ा देख लीजिए, कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है, ये आपको एक आइडिया आ जाएगा। और इसको
ये जो है अभी अभी रिलीज हुआ है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसका जो टाइटल था वो था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिन कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। अब ये आपको पता है ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये ना थीम दे देते हैं, और थीम देके हमें बताना होता है कि कौन से जो है एजेंसीज का ये थीम है। तो इसको कैसे आप याद रखोगे, री इमेजिन कॉपरेशन इन द पोलराइज वर्ल्ड। अब ये कॉपरेशन तो क्लाइमेट चेंज का भी हो सकता है ना। तो कॉपरेशन जो वर्ड मैंने आपको बताया अभी, यूएनडीपी का जो अभी जो 5 अभी जो मैंने यहाँ पे लिख के बताया ना आपको, ये इसमें देखो कॉपरेशन लिखा हुआ है। तो ऐसे करके कुछ याद रख के आप आगे प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये जो है करंट के साथ भी आप इसको जोड़ के देख सकते हो। अच्छा, अब बाकी क्या है इसके बारे में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंसी, यस। तो चैलेंजेस अगर आपको दिखेगा कि इसको लेके चैलेंजेस क्या दिखता है कि कैसे भाई अचीव करें, यूएन डेवलपमेंट एक एजेंसी है ये यूएनडीपी। चैलेंजेस क्या दिखता है कि जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, अगर वहां पे ऐसा कोई सिचुएशन हो गया जैसे कि वॉर दिखता है, वो एक चैलेंज दिखता है, या फिर कोई एक ऐसा डिजीज जो है वो फैल गई है, ठीक है, और अभी तक मतलब इसका डेवलपमेंट का रूट कॉज क्या है वो पता नहीं है, या फिर एक प्राइवेट सेक्टर जो वो एक कंट्री का है वो ठीक से साथ में मिलके काम नहीं करता है, या फिर सिविल सोसाइटी को लेके कैसे साथ में मिलके काम करना है। इसीलिए इंडिया जो है आज गवर्नेंस की बात करता है। गवर्नेंस मतलब कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम एक प्राइवेट को भी, सिविल सोसाइटी को भी, एनजीओ को भी साथ में मिलके अगर हम जो काम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मिनिमल गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब कि गवर्नमेंट पूरा का पूरा इस पे अपना वो नहीं बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आधार में कोई चेंज करवाना है तो जरा देखना, आप जब ऑनलाइन उसको अप्लाई करोगे तो वो सीधा एक कंपनी के पास जाएगा। एक्चुअली वो प्राइवेट कंपनी बैक एंड में काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी, जैसे कि आप एटीएम जो यूज करते हो वो भी जो है एक अलग कंपनी का बनाया हुआ है। गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनको दे देता है, उनके साथ मिलके काम करता है। तो हर चीज अगर गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा तो फिर ये गवर्नेंस जो पब्लिक को इतनी फैसिलिटी मिलेगी उस पर डिले होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक चीज जो है ना एक दूसरे के साथ में मिलके काम करे तब वो काम अच्छा से होता है। तो यही इसकी चैलेंजेस है। और अगर आप देखोगे तो मेजर चीज क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि डेवलपमेंट ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब वो डेवलपमेंट विकास का ही नाम है, तो ये मेजर जो है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, यूएनडीपी के अंदर आ जाता है। इनके ऊपर ज्यादा जो है इसको कंप्लीट करने का भार रहता है, राइट। अब सिग्नेचर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक एसडीजी गोल को अगर आप अचीव करना है तो यूएनडीपी बोलता है कि हमें कैसे इसको अचीव करना होगा। सबसे पहले तो भाई कीप पीपल्स पॉवर्टी आउट। सबसे जो गरीबी जो ऐसी चीज होती है ना, तो वो मेजर जो हर चीज पे हिंड्रेंसेस हो जाती है, ठीक है। मतलब कि वो बहुत ज्यादा बाधाएं बनती है। अगर एक गरीब है, गरीबी है, तो उसका फिर हेल्थ अच्छा नहीं होगा, उसके स्किल नहीं आएगा, उसका एजुकेशन नहीं आएगा, कुछ भी उसके साथ में मतलब आप अच्छा कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे फंडा दिखता है वो है यूएनडीपी का कि कीप पीपल्स पॉवर्टी, कीप आउट पीपल विथ सम पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर रखिए। फिर उसके बाद एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाइए कि आप कोई भी चीज यहाँ पे दे रहे हो तो वो इंक्लूसिवली ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो कि किसी और कुछ लोगों तक पहुंच रहा है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये इंक्लूसिव बनाओ। तो इंक्लूसिव बनाने के लिए आप अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक एक प्रोग्राम मुझे बता दो, पीडीएस सिस्टम है, स्कीम्स है, जिसको फिर ना ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी था, इसको लेके क्या था कि कास्ट को लेके अगर कोई बड़ा कास्ट हो, बड़ा छोटा कास्ट हो, ऐसे ना देखते हुए डेवलपमेंट की प्रोसेस से देखे कि किसके पास ये पहुंचना चाहिए सारे स्कीम से। इसको लेके सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी आप इसको बोल सकते हो, एज एन एग्जाम्पल सोचते जाइए। उसके अलावा जो सिग्नेचर सॉल्यूशन आप देख सकते हो वो है कि कैसे एक क्राइसिस से उभर सके, क्राइसिस को कैसे आप प्रिवेंट कर सको, ठीक है। हर एक देश में जैसे कि क्राइसिस कोविड से आ सकता था, आ गया था, ठीक है। क्राइसिस आप एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, बारिश ज्यादा आ गई, वो एक क्राइसिस हो सकता है। इसको कैसे क्राइसिस को हटा के एक रिसिलिएंट बना सके कि हर एक चीज में वो ठीक से काम करे। अगर कोविड आ गया, 2 साल हमारी डेवलपमेंट नीचे हो गई, तो फिर उसको वापस लेके आने के लिए और तकलीफ हो जाएगी। हर साल बारिश आ रही है, हर साल धूप पड़ रहा है,
तो ये सब चीज को देखते हुए एसडीजी गोल आप अपना सकते हो। और इन्वायरमेंट को लेके ही काम करना पड़ेगा, इसको लेके इन्वायरमेंट बेस्ड सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट बेस्ड सॉल्यूशन मतलब कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अभी ऐसा ना हो कि देखो डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस करना शुरू कर दोगे, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, तो फिर वो इन्वायरमेंट मतलब केवल पर्यावरण में ऐसे नहीं बोलते हैं कि नेचर को लेके नहीं होता है, ये एक सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है। तो यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट होते हैं उनका पूरा का पूरा दिमाग है ना 360 डिग्री चलना चाहिए, ठीक है, कि इन्वायरमेंट मतलब कि फिर उसको भी काटो, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, यही सब चीज है वो ऐसे में भी आपको काम आएगा। टेक्निकल इन्वायरमेंट, फिर क्या बच गया यहाँ पे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो सारे इन्वायरमेंट जो है सस्टेनेबल तरीके से चलता है, मतलब कि क्या है कि सस्टेनेबल तरीका मतलब कि अभी जो अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में फिर हमारे पास इसका लेने के देने पड़ जाए। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, प्लास्टिक वगैरह जो इंट्रोड्यूस कर लिया, अब देखो प्लास्टिक को हटाया ही नहीं जा रहा है, प्लास्टिक की वजह से कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही है, कैंसर जो है फैल रहा है प्लास्टिक की वजह से। ये सारी चीजें ना अभी नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो इस तरह से यूएनडीपी काम करता है कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को लेके वो यहाँ पे बात करता है, ठीक है, राइट। उसके अलावा और देखो मैं ना केवल आपको यहाँ प्रोग्राम्स नहीं बता रही हूँ, उसके अंदर की सारी चीजें, ताकि आपको यूएनडीपी से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो चीज आप अच्छे से हैंडल कर पाओ यहाँ, राइट। तो ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट लिखते जाइए, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, डेवलपमेंट चाहिए भाई। अब डेवलपमेंट के लिए अगर आप एक अच्छी एनर्जी नहीं दोगे तो एक इंडस्ट्री कैसे लगेगी, विंड एनर्जी या फिर जो भी है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह को लेकर अब ज्यादा अभी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ई व्हीकल का बात हो रहा है। तो अफोर्डेबल हो ना भाई, कोई भी ले सके, ऐसा नहीं है कि बस टेक्नोलॉजी यूज कर दिया तो वो महंगा हो गया, ये भी नहीं है, तो डेवलपमेंट फिर तो नीचे चला जाएगा। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी। आप महिलाओं को लेके, जेंडर इक्वालिटी को लेके भी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम बात करता है। अब देखो कि अगर आपको वुमेन्स एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो आप यहाँ पे फिर अटक जाओगे। पढ़ के हम सब जाते हैं, वहां पे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें फिर हम वो क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते। तो ये तो अभी यूनिसेफ ने भी बात किया था वुमेन को लेके, महिलाओं को लेके, और यहाँ पे यूएन डेवलपमेंट। तो आप ना इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि कोई भी जो विकास है ना वो हर एक सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी अगर एक साथ मिलके नहीं हो तो ये पूरा डेवलपमेंट होगा नहीं। अब खुद सोचो, एक देश है उसके अंदर दो हम ऐसे जेंडर बोलते हैं, एक मेन है एक वुमेन है। अब खुद सोचो कि एक सेक्शन काम कर रहा है, दूसरा सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो ना जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, ना ही यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट आएगा, मतलब कि सामाजिक तरीके से इनको जो हक नहीं मिल रहा है, तो ये तो एक कंट्री फिर एक पैरालाइज हो गया ना। तो डेवलपमेंट की जब भी बात आएगी ये वुमेन्स को लेके पक्का ही पक्का बात होगी, ठीक है। तो ये भी आप जरा सोच लीजिए। स्टैटिस्टिक्स अगर एक यूएनडीपी के आप देखोगे तो यूएनडीपी एक तो रिपोर्ट निकालता है, दूसरा यहाँ पे इंडेक्स निकालता है जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया था। पॉवर्टी तो छोड़ ही दिया, पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब ये कहाँ पे है भाई, एसडीजी गोल नंबर 1 है, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, तो देखो सबको ना ये लगा था कि पॉवर्टी मतलब कि क्या होता है, तो पॉवर्टी मतलब ये होता है कि पैसे के ना होना, ऐसा लगा था सबको। पॉवर्टी सुनते से ऐसा लगता है हाँ भाई पैसे मिल जाओ तो बस सही, अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि सबके पास पैसे होते हैं, ठीक है, इसका मतलब वो इकोनॉमिकली जो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। उसके बाद लेकिन तो हमें क्या लगता था कि हाँ पैसे नहीं होना, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, लेकिन फिर जिसके पास पैसे है उनको लगता है कि भाई हम तो फिर भी दुखी है, पावर्टी है मतलब गरीब है। पावर्टी का मतलब क्या है ना कि कोई भी चीज को डिनाई करना, मतलब कि आपको नहीं मिलना तो आप पावर्टी में हो, मतलब गरीब हो, ठीक है। पैसे का ना मिलना तो इकोनॉमिकली पावर्टी, किसी को कोई राइट नहीं मिल रहा है पॉलिटिकली, राजनीतिक तरीके से कि नहीं भाई आप कास्ट में ऐसे हो वैसे हो, इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, ये सब चीज ना हमारे इंडिया में ना हो, इसीलिए सीधा बोल दिया 18 साल के हो तो आ जाओ, वोटिंग कर सकते हो, 21 साल के हो तो लोकल गवर्नमेंट में खड़े हो सकते हो यहाँ पे इलेक्शन में,
25 साल के हो तो लोकसभा में खड़े हो सकते हो, राज्यसभा में 30 साल, बस इतना ही बोला है। और बाकी आके बस इतने पैसे होने चाहिए, ये चाहिए। तो पॉलिटिकल राइट तो है भाई हमारे पास, पावर्टी नहीं है। इकोनॉमिक पावर्टी, ठीक है, पैसे ना होना, या फिर अगर पॉलिटिकल हो गया, समाज में मान लो कि जिसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, इज्जत नहीं मिल रहा है। वुमेन्स वनरेबल ग्रुप के साथ यही होता है, मतलब वुमेन्स के साथ होता है, ओल्ड एज सेक्शंस के साथ होता है कि पैसे तो है लेकिन इज्जत नहीं देते हैं आजकल। आजकल के बच्चे कितने जो है वो जो थोड़े से एज में होते हैं उनको धक्का मार देते हैं, आप अंकल हो गए हो, आप बूढ़े हो गए हो, उसको मतलब मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। फिर जैसे कास्ट को लेके मान लो कि जिसके पास पैसे तब भी समाज में, हाँ तुम तो हो गए ही वही कास्ट के, तो ये चीज को लेके फिर उनको ताना मारा जाता है। तो फिर भाई वो भी तो पॉवर्टी में आ गए। और अगर मान लो कि सब कुछ है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, तो भी हम पावर्टी में हैं। और आजकल पावर्टी किसके पास है? जिसके पास राइट्स नहीं है, जैसे कि ट्रांसजेंडर हो गए, ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी हो गए, ये सब को लेके अगर सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है तो फिर ये आपको भी समझना है कि ये सब पावर्टी। तभी यूएनडीपी बोला है आपको ना पावर्टी सीधा ये एसडीजी गोल नंबर 1 में मारने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स पे काम करना पड़ेगा। कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है भाई, ये एक डायमेंशन नहीं है कि पैसे की कमी केवल बस पैसे कमाओ तो फिर नोट छापना शुरू कर दो ठीक है, अब ऐसा नहीं होता ना, पूरा 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 एक डेवलपमेंट होता है। तो इसको लेके जो जब बात हुई तो फिर स्टैटिस्टिक्स में यूएनडीपी का यहाँ पे निकलने लगा, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के ऊपर रिपोर्ट निकलने लगा। उसके बाद ये ना एक एक करके लिखते जाओ, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा, एफिशिएंट गवर्नमेंट फॉर पीपल। अब ये डेवलपमेंट कैसे होगा? तो बोलता है कि सही से अपना जो है ना एक सरकार चुनो, एफिशिएंट गवर्नमेंट होना चाहिए कोई भी पीपल के लिए। ये सब चीज मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, सब लिख के रखो भाई। एक सोचो कि एक डेवलपमेंट अगर पूछ लिया कि एक देश का डेवलपमेंट करना है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, तो कभी भी मत भूलना। एक तो मैंने आपको ये बताया डेवलपमेंट जो मल्टी डायमेंशनल कैसा होता है, विकास, ठीक है। दूसरा ये मत बोलना कि पीपल होता है, गवर्नमेंट होता है, इसके बीच का जो लिंक है ना वो सही होना चाहिए। और लिंक हम कैसे जोड़ते हैं? एमएलए से जोड़ते हैं और एमपी से जोड़ते हैं। तो ये चीज कभी भी, मतलब पॉलिटी वगैरह पढ़ रहे हो अलग बात है, समझने की मतलब शक्ति होनी चाहिए। पीपल एंड गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट टू पीपल, ये जो पीपल, अगर गवर्नमेंट अभी रीच कब करती है? इलेक्शन के समय। अब ये पीपल गवर्नमेंट के पास कब रीच करेगी भाई? इनको तो फिर रीच करने के लिए 5 साल लग जाता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखता है, ठीक है। तो एफिशिएंट गवर्नमेंट होना चाहिए, ये बोल रहा है। उसके अलावा तीसरा अगर आप देखोगे तो कोई भी तरीके से अगर एक लड़ाई या फिर डिजास्टर, ठीक है, ऐसा होगा तो ये फिर डेवलपमेंट होने से रहा। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो ये एसडीजी गोल नंबर 1 ये बात करता है, ठीक है। अगर एक अच्छा गवर्नमेंट है और एक जो जोन है वो वार और डिजास्टर से आगे काम करता है ग्राउंड लेवल में, तो उसका यूएनडीपी के साथ में आप देखोगे कि ये इस एरिया में भी काम करता है। एक एफिशिएंट गवर्नमेंट टू पीपल कैसा होना चाहिए भाई? सही स्कीम्स लेके आइए, सही पॉलिसी लेके आइए। यूएनडीपी बात करता है गवर्नमेंट के साथ में कि आप ये स्कीम्स करोगे तो ऐसा होगा, पॉवर्टी आपका इतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। वॉर डिजास्टर में यूएनडीपी जाके काम करता है। चौथा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बताता है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मतलब कि आपका कैसे सॉइल हो गया, लैंड हो गया, ये कैसे डिग्रेड ना करे। जैसे कि नहीं होता कि आप मतलब प्रोडक्शन करना है ज्यादा आपको डेवलपमेंट के लिए, कि जितने मतलब उगाना है उगाते रहो। अब पता चला सॉइल की कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना, वो तो फिर बंजर हो जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स स्टार्ट किया आपने। एक एक सोचते जाओगे, ये सही पॉइंट के साथ आप किसके साथ रिलेट कर सकते हो। सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई को लेके बात करते हैं, पीएम किसान योजना, ये सारी चीज ना सॉइल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है कि नेचर से निकालो डेवलपमेंट। पेस्टिसाइड ज्यादा यूज मत करो, करना भी है तो जो है नेचर बेस्ड जो है पेस्टिसाइड करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है। ये जो यूएनडीपी जो है इसमें काम करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा डेवलप करो कि भाई ग्रीन हो। ग्रीन मतलब कि एक नेचर बेस्ड हो, इसमें कहीं से भी एक ज्यादा केमिकल वगैरह जो है यूज ना हो, ठीक है। ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो यूएनडीपी फोकस देता है। अब इसका फोकस यूएनडीपी क्या करता है? इस चीज के लिए यूएनडीपी साथ में मिलकर काम करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। आपको कुछ याद है? इसीलिए मैंने बोला ये सारी चीजें जो है लिंक करती जाएगी। अब इन्वायरमेंट
रिलेटेड जितनी भी जो टॉपिक आएगी, कन्वेंशन आएगी, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है, और ऐसा एरिया है ना ये कि इसमें से क्वेश्चन आता ही है, लेकिन हम इसको ठीक से पढ़ के नहीं जाते, हम वही 5-6 टॉपिक के पीछे पड़े रहते हैं, उसके अंदर भी ढंग से नहीं समझते। प्रीलिम्स टफ नहीं है यार, बस इसको आप ढंग से समझ लाओगे ना अच्छे से, तो प्रीलिम्स में अच्छे से कोई आपका आ जाएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ये क्या करता है, ग्लोबल क्लाइमेट फंड इकट्ठा करता है। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट फंड, ये यूएनडीपी के साथ में ये क्या करता है, मिल के बाकी देश में डेवलपमेंट का काम भी करता है। तो यूएनडीपी ना इनके साथ मिलके काम करता है। जब मैं इसके ऊपर बात करूंगी और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। और इसके अलावा यूएनडीपी क्या करता है, देखो क्लाइमेट के ऊपर बात हुआ है, तो क्लाइमेट को लेके हमें क्या आता है, पेरिस एग्रीमेंट आता है। पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेके भी जितनी भी कन्वेंशन एग्रीमेंट है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी, ठीक है। अलग से कोई भी चीज आपको डाउट नहीं होगी, अलग अलग चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं वीडियो बना के लेके आती रहूंगी। पेरिस एग्रीमेंट, ये पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है कि ये बताता है कि एक कंट्री में अगर डेवलपमेंट करना है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली करो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख के करो। तो अब डेवलपमेंट की बात आ गई, अब यूएनडीपी इसमें इसके साथ मिलकर काम करता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स यूएनडीपी का साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि यूएनडीपी का कंट्रीज विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज होती है इसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, राइट। फिर उनको हेल्प करना कि वो फॉसिल फ्यूल का जो ज्यादा जो है वो यूज ना करे। फॉसिल फ्यूल मतलब कि जैसे घर में चूल्हा जलाना, ठीक है। अब उसमें क्या है कि लकड़ी वगैरह जो है ज्यादा जरूरत पड़ती है, उससे फिर हेल्थ भी खराब होता है। आपको पता है ये सब चीज को ध्यान में रखते ही उज्ज्वला योजना जो है वो गवर्नमेंट ने लेके इंट्रोड्यूस किया था। तो ये ना ये यूएनडीपी पीछे से इसके ऊपर हेल्प कर रहा है, इसके ऊपर गाइडेंस दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जेंडर इक्वालिटी। तो इक्वालिटी तभी, जेंडर इक्वालिटी होगा तभी यह डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेजर जेंडर इक्वालिटी का भी बात करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये काम कैसे करता है, इसको लेके थोड़ा स्ट्रक्चरली हम समझ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूएनडीपी, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है कि ना यूएनडीपी का एक एडमिनिस्टर हम जिसको बोलते हैं, यूएनडीपी एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। यूएनडीपी का एडमिनिस्ट्रेटर आप इसको बोल लो। देखो यूएनडीपी एडमिनिस्ट्रेटर ये क्या है कि ये कौन है, ये ना वाइस चेयरपर्सन है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। अब यूएनडीपी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये क्या करता है, वाइस चेयरमैन है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। तो सबसे पहले मैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप के बारे में बता देती हूँ। जितनी भी अगर आप देखोगे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप ऐसा है कि एसडीजी गोल को कंप्लीट करने का जो जिम्मा है ये इनके ऊपर आएगा। तो ये जो ग्रुप है इसमें ना 65 कंट्रीज इन्वॉल्व है, 40 यूएन के स्पेशलाइज 40 यूएन का फंड इसमें मतलब जाता है, ठीक है। प्लस इसमें ना स्पेशलाइज एजेंसीज इन्वॉल्व है, प्रोग्राम्स जितने भी है वो सारे इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि टारगेट है 2030 का। अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप को चेयर कौन करता है, कुछ आइडिया है आपको? ये करता है, इसका चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल देखा था सेक्रेटरीट का यूएन का, उसका जो डिप्टी सेक्रेटरी मैंने बताया था ना वो इसका हेड है यूएन एसडीजी ग्रुप का, वो उनके अंदर में ये सब चीज होती है। और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरपर्सन है ना, वो है यूएनडीपी का एडमिनिस्ट्रेटर। अब हुआ समझ कि ये जो ग्रुप है जिसका काम है एसडीजी गोल कैसे चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसका जो चेयरपर्सन है वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है और इसका जो वाइस चेयरमैन है वो है यूएनडीपी का एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अभी तक तो सोचा नहीं होगा, बस यूएन सिक्योरिटी जो है सॉरी यूएनडीपी का या फिर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये सुन रहा है यार, इसको पूरा कौन करता है, किसके अंदर आता है ये सब आता है, किसका हेड कौन है, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के रखिएगा।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और है, तो मेजर एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो वो आपको आपने देखा है कि डेवलपमेंट को लेके जब भी बात होती है मल्टी फंक्शनल वे में ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये लिख देती हूँ मैं, मेजर एक्टिविटी इनका यूएनडीपी का, सॉरी यस यूएनडीपी का, तो वो है इंटरनेशनल पॉलिसी सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये ना याद रखना थोड़ा, इसको आप बोलोगे IPCIG, ये ना इनका प्रोग्राम है, मेजर एक्टिविटी है इनका। उसके साथ मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म, मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद तीसरा बायोडाइवर्सिटी फिनेंस इनिशिएटिव, ठीक है, BFI। ये ना मेजर हमें याद नहीं रहता, लेकिन प्लीज याद रखना IPCIG, MFP और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव। देखो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कभी सुना भी नहीं होगा, तो हमें लगता है यार ये तो सुना ही नहीं। बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे दे देगा। एक्चुअली ये यूएनडीपी का है, ठीक है। तो ये सारी इनिशिएटिव जो है यूएनडीपी ने लिया हुआ है और इसको लेके अब वो मेजर सारी कंट्रीज में काम भी करता है। अब ये क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं आता, बस बायोडाइवर्सिटी फिनेंस को लेके इनिशिएटिव, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगा तो डेवलपमेंट करना है तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा, मल्टी फंक्शन वे में जो है वो काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना है तो ऐसे करके भी याद रखना। और इंटरनेशनल पॉलिसीज और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इनका काम था। आज के लिए मैं यूएनडीपी एंड यूनिसेफ को लेके ही मैंने मेजर यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में मैं यहाँ पे आगे का जो 4 टॉपिक बचा हुआ है इसको लेके मैं बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसको जितना बोले उतना कम, इसमें इतना पॉइंट था, ठीक है। तो मैंने वो सारे पॉइंट जितने मुझे याद आ रहे थे मैंने आपको बता दिया। आप इसको लेके और थोड़ा रीड कर लो, और करंट अफेयर जितने भी इसको रिलेट करते हुए जो भी मैं टॉपिक ले रही हूँ उसी के साथ साथ 1 या 2 दिन में करंट अफेयर्स भी इसको लेके कंप्लीट करते रहो, तब जाके आपको कंप्लीट कोई भी डाउट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए टॉपिक जो कि इससे कंटिन्यू हम करेंगे उसमें मिलते हैं, राइट। सो बाय बाय, टाटा बाय बाय, टेक केयर।